नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है और आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, यानी कि तृतीय सेमेस्टर में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, होम साइंस में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2025-26 यानी एक दो दिन पहले एक विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है। उसी का पेपर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, और उनको सॉल्व करूंगा। मैं खुद से सॉल्व करूंगा कि आखिरकार उसमें उत्तर क्या लिखना था। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताने वाला हूं। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बीए के थर्ड सेमेस्टर में या बीएससी में अगर आपको होम साइंस है तो उसमें भी माइनर मेजर दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। और आप बीएससी से होम साइंस है या फिर बीए होम साइंस से कर रहे हैं, दोनों के थर्ड सेमेस्टर में आपको एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास और उन्नत पोषण के बारे में पढ़ना होता है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बहुत ही बारीकी के साथ संपूर्ण प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। आइए जानने का प्रयास 2026, 27, 28 इन सभी में अगर आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। महामैराथन रिवीजन क्लास, महासंग्राम क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्त प्लीज वीडियो को अपने अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले आइए मैं आपको पर्चे को दिखाता हूं कि पर्चे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपका पेपर है, लाइव आप देख रहे हैं कि पेपर कैसे परीक्षा में आपके आता है। देखो, यमन कुछ एडिट ओडिट ना ही हुआ था, ठीक है। बहुत सारे एक आध लोग हैं कि भाई एडिट करके ऊपर लिख देते हैं 2025-26 या इतना लिख देते पेपर। हमारे अंदर कोनो ये सब सिस्टम ना ही है कि लिख दें कि मैं लिख दूं कि कल की परीक्षा में तबाही हो जाएगी, यही इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो बताता हूं वो 100% आता है। मैं ज्यादा एक प्रकार से बड़बोली नहीं करता हूं, जो बताता हूं सेम सेम पेपर में फंसता है। और मैं उतना मेहनत करता हूं तो उतना बोलता हूं कि हाँ भाई इतना आएगा, क्योंकि मैं एक डेढ़ घंटे एक एक घंटे में मेहनत करता हूं एक एक वीडियो में। भले ही उस पर मेरी रेवेन्यू उतनी ज्यादा नहीं जनरेट होती है। लंबी वीडियोस अगर मैं 15 मिनट की वीडियोस बनाऊं यही और 10,000 व्यूज आए, और चाहे मैं 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं और 10,000 व्यूज आए, तो दोनों का रेवेन्यू सेम होता है, दोनों में पैसा उतना ही मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन कुछ भी मैं सोचता हूं, अब उसी में मैं चाहूं तो 10 वीडियो बना करके डालूं, मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन मैं एक ही वीडियो बनाता हूं तो क्योंकि 10 वीडियो में आप भ्रमित हो जाएंगे कौन सा पढ़े कौन सा नहीं। एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिल रहा है। 2025-26 का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम मेजर माइनर सभी के लिए है। बीए बीएससी बीकॉम होम साइंस पेपर नंबर 1 कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो पेपर 1 इसलिए लिखा चूंकि एक आपका प्रैक्टिकल भी इसमें होता है। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। पूर्णांक आपका 50 नंबर, चूंकि एक ये आपका 50 नंबर का पूर्णांक इसलिए है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चंस आपके कह रहा है कि निर्देश के अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। खंड आ बा सा 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ है। सेक्शन यानी खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 100 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 100 शब्दों की क्राइटेरिया दी गई है। देखिए अब क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर, यानी बीएमआर का पूरा नाम क्या था। बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है इसको, बीएमआर को। फुल फॉर्म इसका यही होता है। मैं आपको लिखित रूप में अभी समझाने का प्रयास करता हूं इसके बारे में 100 शब्द और कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज जुवेनाइल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा अंग्रेजी में, बाल अपराध जिसको कहते हैं, ठीक है। बाल अपराध किसे कहते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेम ऑफ 2 सोलेबल विटामिन, यानी 2 वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। जो फैट सोलेबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं वैसे, आप ध्यान रखेंगे। विटामिन कीड़ा, ठीक है, कीड़ा शब्द आप ध्यान रखेंगे, यानी कि विटामिन KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो होता है जल में नहीं घुलता है, बल्कि ये वसा, यानी कि वसा माने तेल में, मक्खन में, घी में, उसी को वसा कहते हैं, उसमें घुल जाता है। 4 विटामिन ऐसे हैं कि जो वसा में घुलते हैं, और बाकी जितने विटामिन, खास करके विटामिन ए, मतलब विटामिन आपका बी हो गया, ठीक है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, बी के जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है, B1, ठीक है, B2, B3, B6, ठीक है, B11, B12, इस तरीके से जितने सारे बी के कॉम्प्लेक्स हैं, सी विटामिन जो है वो सब जल में घुलनशील है।
विटामिन सी से आप ऐसे जल में घुलनशील विटामिन याद ऐसे रख सकते हैं, जो कि जल विटामिन सी में क्या पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी, आंवले में विटामिन सी, संतरा में, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो आप नींबू को पानी में मिला करके शरबत के रूप में पीते हैं गर्मी के महीने में, तो आप जान लीजिए कि विटामिन सी का घोल पी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी उसमें पाई जाती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, वो है विटामिन सी, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि विटामिन सी जो होता है वो जल में घुल जाता है, ऐसे ही विटामिन बी भी जल में घुल जाता है। लेकिन वसा में 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलते हैं, बाकी जितने भी विटामिन दुनिया के बने हैं वो सारे के सारे विटामिन जल में घुल जाएंगे। लेकिन 4 विटामिन ऐसे, विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि किसमें घुलेंगे, वसा में घुलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी फैट में घुलेंगे। अगला क्वेश्चन से कुपोषण क्या है इसके बारे में बताएं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं अभी चर्चा करूंगा, सभी का उत्तर मैंने लिख रखा है, विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट टू 100 वर्ड, यानी कि आपको 200 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखना है। 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रश्न दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में खेल का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, तो किशोर अवस्था से जुड़ी सामान्य समस्याएं क्या है, इसके बारे में बताइए। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हाट आर द केसेस ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के क्या कारण होते हैं। एनीमिया मतलब होता है रक्त अल्पता, ठीक है, यानी खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया क्या है, उसके क्या कारण है, मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी माने होता है शिशु अवस्था, शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में आएगा, प्रश्न क्या है, देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 5 तारीख को पेपर लगा हुआ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीट, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, उसी का साथ पेपर होगा ये। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपी आर्य बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय और मां बिंदुवासिनी, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी डीडीयू का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहा हूं, तो डीडीयू का ऑब्जेक्टिव वाला, और साथ ही साथ में आपका ये इसका भी ऑब्जेक्टिव, किसका नाम है, डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होगा, और किसका क्या नाम है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बट उसका अलग से मॉडल पेपर आने का प्रयास रहेगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण में प्रोटीन की क्या भूमिका है, व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन से, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है, मानव की वृद्धि और ग्रोथ यानी कि और विकास, डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज आरडीए, यानी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, आरडीए क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। आरडीए मतलब क्या होता है, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, ना अंग्रेजी में भी इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर में कैल्शियम की प्राथमिक भूमिका क्या है, कैल्शियम क्या करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना। तो ये आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से केवल 5 प्रश्न करने थे, बट मैंने सॉल्व सभी प्रश्नों को कर लिया है, तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको समझाने वाला हूँ। खंड सारणी सेक्शन सी से जो क्वेश्चन आता है वो आप देखेंगे, सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 500 शब्दों से अधिक उत्तर नहीं लिखना होता आपको, और यहाँ पर केवल आपको 2 क्वेश्चंस के उत्तर लिखने, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी शब्द सीमा कितनी है, 500। इकाई 1 से पहला क्वेश्चन आया हुआ है, देखें, प्रश्न आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, संतुलित आहार के सिद्धांतों की व्याख्या करें तथा इसके महत्व को बताइए। संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और इन अथवा करके दूसरा दिया है, दूसरी इकाई से क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिट नंबर 2 वाला, डिस्कस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। चाहो तो आप यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन कर दो, वही वाला चाहिए कर दो, दोनों में से एक ही करना है।
मतलब ये नहीं कि आप इसी दोनों का 2 कर दे बस काम होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो ये पहला वाला ऑप्शन करें, चाहे तो ये करें, इन दोनों में से केवल एक ही करना, मतलब इन दोनों में से एक करना पड़ेगा। यूनिट 1 वाला करो चाहे यूनिट 2 वाला करो, अब यूनिट 3 वाला करो चाहे यूनिट 4 वाला करो, 4 क्वेश्चन दिए थे उनमें से केवल 2 करने होते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन आया हुआ है ये, एक्सप्लेन पियागेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियागेट के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझाइए। बहुत ही बढ़िया विद्वान है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर ये नहीं आपको आंसर याद रहा तो इसके स्थान पर आप दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द इल्डरिटी, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों, इल्डर माने होते हैं, इल्डरिटी मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्तियों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, वृद्धों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके कम से कम 8 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के जो है मैं आज वीडियो के माध्यम चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, आप सभी लोगों के लिए मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है बहुत ही बारीकी के साथ। तो ये प्रश्न पत्र हल है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, बीए 3rd सेमेस्टर, इसमें आपको एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर खंड आ से आपको करने होते हैं। 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना था। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा, पहला क्वेश्चन से ही आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर, यानी बीएमआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। बीएमआर का पूरा नाम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैंने आपको बताया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है, यह उस न्यूनतम ऊर्जा या कैलोरी की मात्रा होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसकी आवश्यकता शरीर को विश्राम की स्थिति में अपने बुनियादी चीजों को काम करने के लिए प्रयोग की जाती है, आंतरिक अंगों के चलने फिरने, जीवन के कार्यों जैसे कि सांस लेने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, रक्त परिसंचरण यानी खून की जो नसें, मतलब नसों में जो खून दौड़ता है हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय की ओर, उसके लिए तापमान बनाए रखने के लिए जिन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसी ऊर्जा के रेट को एक प्रकार से बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बीएमआर कहा जाता है। क्योंकि हमारी शरीर, हम विश्राम अवस्था में है, हम लेटे हुए हैं आराम से, ठीक है, हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारा बाह्य अंग एकदम से स्थिर है, विराम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि हमारा हृदय पंप करता रहता है अंदर, ठीक है, हमारी जो श्वसन क्रिया है वो चलती रहती है अंदर, ठीक है, हमारे और भी क्रियाएं हैं, जैसे शरीर में जो हृदय हो गया, सांस लेना हो गया, या शरीर का तापमान को कंट्रोल करना हो गया, ये ऐसी क्रियाएं शरीर के अंदर चलने वाली है, पाचन तंत्र वाला क्रिया हो गया, ये सब अपने आप जो है काम करते रहते हैं। तो एक समय में या 1 मिनट में या एक किसी इकाई में वो काम, ये जो इतनी जो हमने शरीर में काम कर रहे जो आंतरिक अंग है, वो विश्राम अवस्था में जब कोई व्यक्ति होता है, उस दौरान जो ऊर्जा की खपत होती है 1 मिनट के अंदर, उसी को एक प्रकार से बेसा मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए चीजों को जानने का प्रयास कर, थोड़ा सा मैं पीछे चटक कर दूं कि अच्छे तरीके से आपको दिखता रहे, दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छा ना। चले, तो ये होता है, तो इसको करने के लिए, ठीक है, यानी जीवन के जो मूलभूत कार्य है उनको करने के लिए होती है। यह दर व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का लिंग यानी महिला है कि पुरुष है, व्यक्ति कितना बड़ा है वो, और शरीर का आकार आपका कैसा है, आप मोटे तगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, दुबले पतले हैं, तो उस पर डिपेंड करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका क्या होगा, ठीक है। इसी को बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारे अंग जो होते हैं, जो आंतरिक अंग हैं, वो हमारी विश्राम अवस्था में भी काम करते रहते हैं और हमेशा काम करते हैं। उसी की जो दर होती है, यानी उसमें ऊर्जा की कितनी खपत होती है 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर, या जितनी भी आप मानक तय कर ले 1 घंटे के अंदर, तो उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, यानी कि जो है आधारीय चयापचय दर जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज जुवेनिल डेलिंक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध क्या है। बाल अपराध किसे कहते हैं, बाल अपराध, जब बच्चा अपराध करता है 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति, तो उसी को बाल अपराध कहते हैं। लिखेंगे इसको कैसे, लिखेंगे बाल अपराध। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का तात्पर्य कानूनी रूप से नाबालिग माने जाने वाले व्यक्ति, सामान्यतः 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किए गए अवैध या असामाजिक व्यवहार से होता है। ऐसा व्यवहार जो असामाजिक है, जो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, ऐसा व्यवहार जो वैधानिक नहीं है, यानी अवैध है, अमान्य नहीं, वैध माने होता वैधानिक, वैधानिक माने कानून के खिलाफ है, कानून में वो चीजें लिखी गई है कि अगर ये काम कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए उसको दंड मिलेगा, ऐसे कार्यों को करता है जिसके लिए दंड का प्रावधान कानून करता है या संविधान करता है। तो कोई अवैध काम या कोई असामाजिक व्यवहार कर देता है जो समाज के खिलाफ, समाज के विरुद्ध होता है, तो ऐसे काम को हम
अपराध कहते हैं। और जब वही अपराध कोई छोटा बच्चा यानी 18 साल से नीचे का बच्चा करता है, उसी को हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी कि उसको हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। डॉक्टर सेथना, सदरलैंड, इन सभी लोगों ने बाल अपराध पर काफी काम किया है, सामाजिक चीजों के हैं। इसमें जैसे कोई बच्चा होता है, चोरी करता है, ठीक है, तोड़-फोड़ करता है, कहीं पर कोई किसी की गाड़ी तोड़ देता है, कुछ भी कर देता है, किसी को जो है अनजाने में मार देता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, या गंभीर हिंसात्मक कार्य करता इसमें शामिल होता है। कभी-कभी छोटे बच्चे जो है ट्रेन किए आते हैं अपराध करने के लिए, तो वो चीजें। अब बाल अपराध किसी भी ऐसे कार्य को कहते हैं जो यदि किसी वयस्क के द्वारा किया जाता तो वह अपराध माना जाता। यानी कि अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति करता तो उसके लिए उसको दंड खूब कठोर मिलता, और चूंकि 18 साल से कम के बच्चे ने किया इसलिए उसको थोड़ा छोड़ दिया जाता है कि भाई ये अभी बच्चा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई भी वह काम जो अनैतिक है, असामाजिक है और अवैध है, और 18 साल से नीचे का कोई बच्चा करता है तो ऐसे कार्य को, ऐसे कृत्य को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अनुवांशिकता के बारे में बताएं। अनुवांशिकता की अगर बात की जाए बेटा, तो अनुवांशिकता का तात्पर्य उन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के माता पिता से उनकी संतान में जीन्स के माध्यम से संक्रमण यानी ट्रांसमिशन होने की प्रक्रिया से होता है। यानी माता पिता के कुछ ऐसे अंश जो कि उनकी संतान में, उनके बच्चों में आ जाते हैं जीन्स के द्वारा या ट्रांसमिशन के द्वारा, ठीक है, जीन्स के माध्यम से संक्रमित हो जाते हैं, जीन्स के माध्यम से वो जो है ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी बच्चों में आ जाते हैं। क्योंकि माता पिता के द्वारा ही बच्चों का निर्माण होता है, उन्हीं के शुक्राणुओं से, पिता के शुक्राणु से, माता के अंडाणु से मिलने से बच्चे का निर्माण होता है। अतः बच्चों पर चाहे उसके मानसिक बुद्धि की बात की, चाहे उसके जो है शारीरिक वृद्धि या विकास की बात की है, तो माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप दुबले क्यों हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो दुबले होते हैं कि हमारा जींस है ऐसे ही। वो जीन्स ये मतलब नीचे पहने वाली जीन्स ना ही होती कि जीन्स के पैंट, वो जीन्स होती है आपकी ये वाली जीन्स जो कि माता पिता से आपको मिलती है, ठीक है। तो वो जीन्स उसकी बात होती है, लेकिन वो जानते नहीं कि हम इस जीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जीन्स ऐसे ही, जीन्स ना ही जीन्स कहा जाता है वका, ठीक है। लेकिन गाँव वगैरह वैसे हम पहले छोट रही तो हमें कहा बहुत दूबर पातर हो यार, तो हम कही अरे हमार जीन्स ही है ऐसे ही। जैसे अब क्यों माता जी के सामने हमारे कही तो भाई माता जी हमारे जो है पतली हैं, पिताजी हमारे पतले हैं, उतने मोटे नहीं हैं, तो हम ही कहे मोटा हो जाए, एकदम से घप्पू हो जाए मोटाई के, ठीक है। तो वो कहो तो हम तभी कहा अरे हमारे तो क्यों कहा बड़ा लोग इनके जीन्स ही है ऐसे ही, तो हम सोचे जीन्स ऐसे ही, बहुत दिमाग लगाए कि जीन्स, हमारा जीन्स कहाँ है मेरी, तो यह कुछ सोची भैया। लेकिन अब पता चलता है जब बड़ा हो उस चीज को पढ़ो तो पता चलता है कि भाई ये जीन्स है। ऐसे गांव वगैरह में आप देखो तो बुढ़वे कहते वह निरवय है, निरवय अंग्रेजी का शब्द हुआ नियर, लेकिन वह कहा निरवय हिंदी में कह दिया था कि निरवय है, नियर का निरवय कह दिया था। निरवय मतलब कि नगीचवय है, नगीचे है अवधि में, ठीक है। ऐसा तमाम प्रकार का शब्द है जो ने प्रयोग करें जाते हैं, लेकिन वकरे बारे में हम बाद में जानी थे कि हाँ ये शब्द ये मेर कहा जाता है, या इस परिप्रेक्ष्य में था। तो अनुवांशिकता माता पिता से मिलता है, जीन्स के माध्यम से संक्रमित होता है, वो हमारे शरीर में आता है बच्चों के। यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कौन से वंशानुगत लक्षण पाता है। जैसे कि किसी का आंख का रंग माता पिता से मिल जाता है, कहते भाई अखिया तो हुए जैसे बाबू के हो, नकिया माई के हो, ठीक है। ऐसे गाना गाया नहीं जाता है सोहर में, ठीक है, क्या गाया जाता है भैया, अखिया तो हुए जैसे माई के हो, नकिया नहीं, अखिया तो है बाबूजी के हो, नकिया तो माई की हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ऐसे गाना होता नहीं है, तो उसमें बताया जाता है कि भाई ये आंख किसको पड़ी है, चेहरा किसको गया है, ठीक है, चीज। तो इसमें सोहर में महिलाएं भी सोहर गाती हैं, रामायण वामायण जब लोग कहने जाते हैं उसमें भी सोहर वगैरह गाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वो चीजें होती। तो आंखों का रंग कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है, या कुछ स्वास्थ्य चीजें जैसे स्वास्थ्य प्रवृत्तियां, या आंख हाथ या माथा कैसा है, नाक टेढ़ी है मेढ़ी है, नाक लंबी चौड़ी माता की तो उसकी भी ऐसे, कलर कैसा है उसके चेहरे का, ये सब चीजें तो प्राप्त करेगा। यह व्यक्ति के विकास की आधारशिला होती है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता ये होती है जिसको मैंने आपको बताया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस देकर के आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएगा, ठीक है। आप हमारा पुराना नंबर था वो बंद हो चुका है, 99 जो है 9161 वाला, अब इस नंबर पर एसएमएस करिएगा 9984, ठीक है, ये नंबर आपका नया है 9984 039 139। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, मात्र 100 रुपए की फीस लग रही है,
कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं 9984, ठीक है, 039 139 इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी के नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का जो है फीस कितनी है, केवल 100 रुपए फीस रखी गई है। ये 100 रुपए फीस आपको जो है कैसे देनी है, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर इतना सब लिख करके, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे उस स्कैनर पर आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास क्या होगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से जुड़ सकती हैं, ठीक है। आप ये फीस आप चूंकि अब आप लड़कियां हैं तो बहुत सारी बच्चियां नहीं चलाती हैं ऑनलाइन माध्यम, तो अपने भैया से, अपने पिताजी से, माताजी से, जो भी आपके घर में चलाता हो ऑनलाइन, उससे आप फीस जमा करवा दीजिएगा, मात्र 100 रुपए फीस। ये 100 रुपए फीस अगर आप आज जमा करते तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। इसी 100 रुपए में आपको क्या होगा, इससे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, लाइव क्लास, उसमें जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर जितनी भी आपकी हैं वीडियोज, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जैसे मॉडल मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, इन सभी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट मतलब कि जैसे आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, इसके बाद में हिंदी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, या संस्कृत है, या फिर और कोई सब्जेक्ट आपका बच रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। मतलब कि तमाम सारे सब्जेक्ट की मैं व्यवस्था करता हूँ। और खास करके आपका जैसे सब्जेक्ट में 3 आपका मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 3 4 5 सब्जेक्ट, उन सभी की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जैसे को करिकुलर में आपका जैसे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है, तो उसकी पूरी तैयारी आपका, उसमें क्या नाम है, ह्यूमन वैल्यूज के अलावा आपका और भी चीजें हैं, जैसे कि क्या नाम है उसका यार, जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा अगर शामिल है तो उसका भी आपको मैं पूरा दे दूंगा। प्रैक्टिसर तमाम सारे मिल जाएंगे, विथ आंसर प्रैक्टिसर मिल जाएंगे, केवल 100 रुपए फीस में, यानी सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, पूरा थर्ड सेमेस्टर का आपका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर भी हमी से पढ़ना चाहती हैं, तो अभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चा ज्वाइन करेगा, और खास करके आप बच्चियों के लिए व्यवस्था ये है कि थर्ड और फोर्थ का अगर आप ज्वाइन करती हैं तो आपको केवल थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 100 रुपए है। 2 सेमेस्टर की फीस कितनी हुई, 200 रुपए हुई, लेकिन आपके लिए फीस कम कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि आपके पास पैसे कहां से आए, ऐसे लिए फीस कम कर दी गई, मात्र 150 रुपए फीस, ठीक है। 150 रुपए यानी 50 रुपए आपके लिए फीस कम कर दी गई। 150 रुपए में आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा नोट्स तो मिलेगा ही, क्लास से जुड़ा ही जाएगा। साथ ही साथ में आपको फोर्थ सेमेस्टर की 6 महीने की लाइव क्लास वाला ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। आप देर न करें, तुरंत एसएमएस करें, चूंकि ऑफर लिमिटेड है, कम समय के लिए, सीटें कम होती है। आप तुरंत एसएमएस करें दिए गए नंबर पर 9984 039 139 पर, और अपना नामांकन तुरंत करवाना स्टार्ट कर दी। चूंकि जो है सीटें फुल होने वाली है, तो जल्दी से ये ऑफर का लाभ उठाएं। मात्र 150 रुपए में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का बैच आप ज्वाइन कर ले। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो बच्चियां चाहती है केवल हम फोर्थ सेमेस्टर, गुरुजी हम केवल फोर्थ सेमेस्टर का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप में अभी ज्वाइन हो सकते हैं? यस, बिल्कुल ज्वाइन हो सकती हैं। अगर आपको जुड़ना है, क्योंकि क्लास अभी नहीं, जनवरी से स्टार्ट होने वाली है क्लास फोर्थ सेमेस्टर की, तो उसके लिए भी आपकी फीस 100 रुपए ही है, ठीक है। 100 रुपए फीस में आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर क्लास अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, आपको शुरुआती दौर से क्लासेस मिलेंगी, तो आपका फायदा होगा। आप अभी से जुड़ जाए, सभी सब्जेक्ट का मिलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह पैसा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम फीस है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, कितने का पड़ेगा, 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की सीरीज पड़ेगी। और अब देखो 5 सब्जेक्ट का सीरीज थर्ड सेमेस्टर में, तो 5 6 का 30, यानी 300 रुपए आपका थर्ड सेमेस्टर का पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगी तो भी आपको 5 सब्जेक्ट का सीरीज, तो कम से कम 300 फिर लगेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 600 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे सीरीज खरीदने में। अगर आप किताब खरीदोगी तो एक किताब कम से कम 200 रुपए की आती है या 150 रुपए की आती है। आप 4 5 सब्जेक्ट किताब खरीदेगी, कम से कम आपका 1.5 मतलब 1000 रुपए, 1200 रुपए आपकी किताब में चले जाएंगे एक सेमेस्टर के, 2400 रुपए आपके 2 सेमेस्टर किताब में चले जाएंगे। आप ये सब खरीदेंगे तो आप ही का क्या होगा घाटा, ठीक है। और आप बीए में इतना ज्यादा कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आपके लिए व्यवस्था 150 रुपए वाली कर दी गई कि दोनों सेमेस्टर का, थर्ड एंड फोर्थ दोनों के लिए मात्र 150 रुपए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। आप ये अगर पेमेंट करेंगे तो आप आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देंगे, तो उसमें आपका जो मैं आज बेस बना दूंगा, आपका बीए में बेस बना दूंगा। और चूंकि फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, आपकी बार ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया तो आपने 100 में से 100 नंबर ला सकती हो, अपने कॉलेज को टॉप कर सकती हो, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम कर सकती हो। जो लोग आप कहते हैं कि बीए में पढ़ करके क्या करते हो, तो आप बीए में पढ़ करके आप अच्छा नंबर ला करके अपने माता पिता को दिखा सकते हो कि मैंने अच्छा नंबर लाया। क्योंकि बीए में लिखने वाली परीक्षा में बहुत कम नंबर मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बहुत ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप तुरंत जुड़े, देर ना करें, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये हो गया आपका अनुवांशिकता वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न था, नेम ऑफ टू फैट सॉल्युबल विटामिन, इन दो वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। देखिए वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम की बात की मैंने आपको बताया था, विटामिन कीड़ा, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन कहे जाते हैं। वही विटामिन होते हैं जो वसा या तेल में घुल जाते हैं और शरीर के वसा ऊतकों में जमा हो सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, जल में नहीं घुलते ये, ठीक है। दो मुख्य वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है, जैसे कि पहला विटामिन है विटामिन ए, ठीक है, और दूसरा विटामिन है विटामिन डी। बाकी दो विटामिन भी और हैं जो वसा में घुलते हैं, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो कुल मिला करके एक सूत्र याद रखिएगा, कीड़ा, कीड़ा एक सूत्र है बेटा, कीड़ा। देखिए कीड़ा जो होता है, जब आप इसको जल वाले पात्र में डालते हैं कीड़ा को, ठीक है, ये वाला पात्र मान लेते हैं जल का है, ठीक है। तो जल वाले पार्ट में किसी कीड़े को आप डालेंगे तो वो तैरने लगेगा नहीं, जल में घुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वही एक वसा का पात्र रखा हुआ है, ठीक है, वसा का पात्र रखा हुआ है, इसमें वसा भरी हुई है। इसी वसा में अगर किसी कीड़े को डाल देंगे, मक्खी को डाल देंगे, तो कीड़ा क्या होगा, कीड़े को डाल देंगे तो कीड़ा क्या हो जाएगा, इसी वसा में तैर नहीं पाएगा और इसी में डूब करके मर जाएगा। तो वसा में डूब करके मर जाएगा, इसका मतलब ये है कि ऐसे विटामिन जो कीड़ा होता है, तो कीड़ा से आप याद आएगा कि विटामिन के ई डी ए, कीड़ा, ऐसे ध्यान है। कीड़ा जो होता है वो वसा में घुल मतलब कि उसमें तैर नहीं पाता है, मर जाता है, यानी वो उसी में घुल जाता है वसा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कीड़ा जो है, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। बाकी जितने भी बच रहे विटामिन सब के सब आपके जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो आपका जैसे विटामिन बी का जितना भी बी कॉम्प्लेक्स, B1 B2 B3 सब जितना है विटामिन बी वाला पूरा, और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपका क्लियर हो गया, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कुपोषण क्या है, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण, कुपोषण एक ऐसी स्थिति होती है बेटा जो तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों यानी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा में कमी या अधिकता हो जाती है। कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको खाना ना मिले या आपको कम खाना मिले, आपको खाना अधिक भी मिल जाए तो भी कुपोषण है, कम मिल जाए तो भी कुपोषण है। कु माने होता है बेकार, पोषण माने होता है पोषण, यानी जब आपको बेकार पोषण मिले वही होता है कुपोषण। सुपोषण मतलब होता है सुंदर पोषण, अच्छा पोषण, जो कि आपकी बॉडी के अनुकूल होता है, आपकी शरीर के अनुकूल होता है। आप महिला हैं कि पुरुष हैं उसके हिसाब से आपको भोजन मिले। आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए या आपको जो है आपको विटामिन ज्यादा चाहिए या आपको फैट ज्यादा चाहिए, क्या आपको ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से जब आपका भोजन सेट होता है। आपका काम क्या है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपका आहार सेट किया जाता है, तो उसी को संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो बैलेंस डाइट दे करके कुपोषण जैसी एक प्रकार से चीजों को खत्म कर सकते हैं। कुपोषण में क्या होता है, कोई भी चीज व्यक्ति ज्यादा, लोग कहते हैं बादाम काजू खावा करो, ठीक है, बादाम काजू ज्यादा खाने से भी दिक्कत है, कम खाने से भी दिक्कत है, नहीं भी खाएंगे तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से आपको भोजन मिलना चाहिए, आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी क्या चाह रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम यहाँ पर फॉलो होता है, यानी आपके शरीर के हिसाब से, आपके काम करने की क्षमता के हिसाब से, आपके पेशा, आपका लिंग क्या है, आपकी उम्र क्या है और आप कौन सा काम करते हैं, इन सभी को देख करके तब आहार की तालिका बनाई जाती है और उसके हिसाब से आपका डाइट सेट किया जाता है। और उसके बाद में अगर आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और एकदम से हंस दिल खुशी स्वभाव से रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अगर सही है तो धन आपके पास बहुत आता रहेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हालांकि मैं इतना ज्यादा ज्ञान बता रहा हूँ, खुद के ऊपर नहीं ध्यान दे पाता हूँ, दिन रात पढ़ाता रहता हूँ और जब खाने की बारी आती है तो भूख ही नहीं लगती, चली जाती है। वैसे मैं 4 रोटी चावल खा लेता हूँ दिन में भी, क्लास लेने के बाद में, रात में मैं तुरंत अभी भोजन करूंगा, दिन में भी ऐसे क्लास लेने के बाद में भोजन तुरंत, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि खाना पानी खाता हूँ, लेकिन जो चीजें चाहिए वास्तव में, जैसे अब घर पे गांव में रहोगे तो कोई डाइट वाइट नहीं सेट कर पाओगे, ये सब केवल किताबी भाषा में कहते कि हाँ ये संडे का तना बनाओ बनाओ, ये तो हॉस्टल में बन सकता है या फिर किसी संस्था में आप रह रहे तो, या फिर शहर में रह रहे हैं और यही सब चीजें करनी है, बढ़िया 2-3-4 लोग हैं या किसी को आपने सेट कर रखा है, पूरा मेन्यू ला करके दे दिया, सब कुछ बना रहा है। गाँव में नहीं हो पाता इतना ज्यादा कि भाई आपका ये आपके लिए बनेगा, सुबह जूस मिलेगा, इतने बजे ये आएगा वो आएगा, ये सब सिस्टम नहीं हो पाता है। रोटी सब्जी दाल चावल डेली बनना, किसी दिन राजमा बन जाएगा, किसी दिन आपका छोला बन गया, किसी दिन आपका बहुत ज्यादा हो गया तो पनीर की सब्जी आ गई, महीने में 1 आध बार 2 बार आपने खा लिया, ठीक है। या फिर आपने जो है कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि हाँ डेली आपको चीजें मिलती रहेंगी, आप चाहो तो डेली कोई चीज बना करके खाओ। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आप सेट नहीं कि कोई व्यक्ति, अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को तीखा नहीं पसंद है, किसी को ये पसंद है, तो ऐसे हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं देख करके चल पाएगा व्यक्ति।
और यही चीज के गांव में कहा जाता है कि का बरिया बरिया नुअन परे, बरिया समझते हैं, बड़ा दही बड़ा को बरिया कहते हैं गांव में। तो कहते हैं बरिया बरिया नुअन परे, इसे एक भदेला में एक बड़े पात्र में बरिया रखी है, उसी में नमक टाटा का खोल करके डाल दिया तमाम सारा, तो उसमें सभी में बरिया में सभी बड़ा में दही बड़ा में नमक मिल गया आराम से। अब क्या करें कि एक एक बड़ा लो उसमें नमक डाल करके दो, तो ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, इकट्ठे डाल दो काम खत्म, ठीक है। यही वाला सिस्टम गांव में चलता है। चले, तो कुपोषण होता है भैया कि आपको जैसे अब न्यूट्रिएंट्स का हुए छा तत्व होते हैं, मन छा तत्व में जैसे एक होते कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर का ऊर्जा दिए थे खूब ज्यादा, जो काम करत हो। अब बर्तन मांजत हो बैठ के, बर्तन मांजती हो आप लोग, तो बर्तन जब मांजती हो उसमें आपका हाथ हिलता है और एकदम ठंड लगता है। इस समय ठंडी के महीना में बर्तन मांजे बिटियन से ना कहो, बाकी सब कुछ कह दो करी है। बर्तन मांजे पर थे कोनो कोनो लड़की तो इतनी बड़े बड़ा नहर खाए रहा थी, उनके नहवे टूट जाते बर्तन मांजत मांजत। अब तो खैर भला हुए तमाम कंपनी के बढ़िया बढ़िया साबुन चलाए दिन ही, बढ़िया बढ़िया आई जाते तमाम चीज उसका रगड़ने वाला, तो थोड़ा बहुत नाखून नाखून बच जाता है, ठीक है। नहीं नेल पॉलिश लगाई उसी में घिस जाता है बर्तन धुलते धुलते, ठीक है, बड़ा कष्ट होता होगा। तो कहीं ना कहीं पे उसमें भी ऊर्जा लगती है आपकी, तो ऊर्जा कहाँ से आवती? ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। जैसे आप खाना बनाती हैं, कहीं पर आप चलती फिरते तो हाथ पैर हिलता है, तो उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम का, और कार्बोहाइड्रेट का पावा कहाँ जाता है? अनाज में। आप काऊ खाते हो संजा सवेरे, संजा सवेरे आपका भोजन, भोजन में काऊ रोटी और काऊ चावल, ये दो चीज चलत है, हरदम चलत है ना। यही दो चीज में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पावा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलत थी, यानी कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती, ठीक है। कैलोरी का हुआ ऊर्जा मापे की इकाई हो, जैसे कि लीटर, जैसे मीटर, ऐसे कैलोरी होती, वो मन ऊर्जा का मापा जाता है कैलोरी में, ठीक है। तो वो कैलोरी हुए, तो 4 कैलोरी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4 कैलोरी ऊर्जा। अच्छा, एक वसा हुए थे भैया, यह पोषक तत्व हुए। वसा का हुए, वसा माने तेल, जितना ऐसे घी होगा, मक्खन होगा, तेल होगा, जितना तैलीय पदार्थ हैं, ठीक है, ये तो होगा वसा। अब वसा से क्या मिलता है हमें सबका? वसा से हमारा शरीर एकदम चिकना रहता है, चमक रहती चेहरा पर बढ़िया, एकदम से वसा जम जाती पे सब पे, ठीक है। और वसा और काम कर चिकना शरीर का के पदार्थ में जो चिकने चीजें होती है, सब चिकनाई जो होती है वसा ही देती है। जैसे गांठ वगैरह के पास ग्रीसिंग ग्रीसिंग का काम जो होता है सब वसा करती है। तो वसा से क्या होता है? वसा खाली यह काम नहीं करती, वसा ऊर्जा देती, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं है तो आपके वह वसवा निकाल निकाल ऊर्जा मिलत चली जाती, समझत हो कि नहीं, और आप पतरा दुबरा चला जाते हो। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति आपके शरीर करेगी कहां से? आपके शरीर से वसा से निकाल लेगी, प्रोटीन से निकाल लेगी, तो आप दुबले पतले रहोगे। तो प्रोटीन भी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती, ठीक है, मिलत थी, समझत हो ना हमार भाषा। कहा मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम, अच्छा ये वसा में ज्यादा ऊर्जा मिलती, जैसे अगर एक पूड़ी खा लियो ओमन ढेर ऊर्जा पाइबो, एक रोटी खा लियो रोटी में ऊर्जा कम पाइबो, काहे? क्योंकि रोटी में खाली कार्बोहाइड्रेट मिलत है। लेकिन वहां अगर पूड़िया बढ़िया तेल में छान लियो रिफाइंड महन आराम से, गरम गरम ही ठंडी में पूड़ी मिल जाए, बढ़िया गोभी के तरकारी और पूड़ी बढ़िया मिल जाए, घी में निकलती हुई पूड़ी, आहा, और बढ़िया चटनी हो, बढ़िया मिर्चा टमाटर की, ठीक है, और फिर बढ़िया से भोजन हो जाए तो बहुत ऊर्जा मिल जाएगी आपको। तो पूड़ी खाने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है, इसीलिए आप देखते बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण होते हैं बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ब्राह्मणों पर लोग तंज कसते थे कि भाई ये है ऐसा है वैसा है, बिना मतलब फोकट का खाते हैं, तमाम वो फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें ब्राह्मण के पेट निकला हुआ है, ऐसे तमाम फोटो करते हैं। अभी एक ब्राह्मण काशी में था, काशी में एक ब्राह्मण है, हमारी सबकी उम्र का होगा, कम ही का उम्र का है, और उसने एक प्रकार से रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब उसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी नहीं ली है, लेकिन जो है बहुत सारा उसने मतलब ऐसा काम किया जो 100-200 वर्षों में कोई एक बार कर पाता है। पूरा ऋग्वेद या यजुर्वेद संहिता पूरी पढ़ डाली है, उसका अनुष्ठान होता है, ठीक है। पता नहीं कौन सा अनुष्ठान है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वो ऐसा जैसे कंठस्थ हो गया था, उसको पूरा ऋग्वेद, पहले के ब्राह्मण कंठस्थ करते, ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब एक ब्राह्मण कंठस्थ कर लेते थे पूरा, और उसका वाचन करते हैं, उसका एक प्रण होता है, उसी प्रण को पूरा कर दिया उस बच्चे ने। बहुत ज्यादा पूरे पूरे भारत में जो है उसके जो है वाहवाही हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें होती। अब वसा हो गया आपके, तो वसा में काहे पूड़ी में ज्यादा वसा होते भैया, ऊर्जा मिलती, चाहे पूड़ी में वसा मिलती और पूड़ी में कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाते हैं। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? शरीर के टूट फूट के मरम्मत करता है। देखो तो जे लड़के जिम जाते हैं
वो उन्हें प्रोटीन शेक मिला थे, प्रोटीन शेक पिए थे। प्रोटीन से क्या हुआ था, आपके मांस बढ़ा थी। प्रोटीन से कौन सी मांस बढ़ती है, आपके शरीर की मसल्स वगैरह बढ़ती हैं, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य की कोशिका, शरीर बनने की। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंगक, अंगक से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरा का पूरा शरीर बनता है हमारा। ठीक है, तो वही ऊतकों का निर्माण, चूंकि हम काम करते हैं, हमारे शरीर में तमाम सारी चीजों की चोट लगती है, ऊतकों की क्षति हो जाती है। ऊतकों का निर्माण कौन करता है, यही करता है कौन, जो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हो गए, तो ये आपके हो गए तब पोषक तत्व। ऐसे ही प्रोटीन के अलावा 3 पोषक तत्व और बचते हैं, जैसे कि एक होता है आपका विटामिन और एक होता है खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से आपका रोग, मतलब विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जो आपका क्या नाम है, प्रजनन जो क्षमता होती है, यानी कि जो संबंध बनाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सेक्स ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, और ऐसे में आप बूढ़े होने लगते हैं, शरीर में आपके झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आप एकदम से युवा अवस्था में भी हैं लेकिन आपको बुढ़ापे का अनुभव होने लगता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसके अलावा विटामिन के एक होता है, उसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे आपका हाथ कट गया तो खून बहता ही रहेगा, उसमें जो सफेद सफेद आ जाता है कटने के बाद में वो नहीं आता, प्लाज्मा वगैरह जल्दी नहीं बनता और खून बहता ही रहता है, खून रुकता नहीं है। तो ये तमाम प्रकार के विटामिन हैं जिनकी कमी से नाना प्रकार के यानी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इसीलिए विटामिन अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगी तो चीजें हो जाएंगी। अब ये शायद भैया ब्याह के मौसम चलत है, आपका हम समझावे कोशिश करते हैं, ना सोचो गुरुजी टाइम पास करते हैं, हम आपके दैनिक जीवन की क्रियाओं के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैं न्यूट्रिएंट्स समझा रहा हूं। उन्नत पोषण पढ़े का है तुम्हें, उन्नत पोषण पढ़े है भैया, का पढ़े है भैया, उन्नत पोषण पढ़े है। ठीक है, भैया बहना जौन हो आप सब, तो उन्नत पोषण पढ़े है। ठीक है, हो सके तो 2-3 लड़कियों पढ़ते होम साइंस, बेटियों पढ़ती होम साइंस, तो भैया अपने अपने हिसाब से समझो, भैया का है आदत परी है। अब समझो, उन्नत, उन्नत माने बहुत बढ़िया, पोषण माने होते हैं ये 6 तत्व तो पोषण कहा जाता है। पोषक तत्व तो 6 है, यही 6 का अगर मैनेज कर ले जाओ, वह संतुलित आहार हुए, मैनेज ना कर पाओ कुपोषण होगा। ठीक है, मैनेज अच्छे से कर लो सुपोषण होगा, और वही कहे बढ़िया तालमेल बैठेगा, बढ़िया से अपन संतुलित आहार होगा, बैलेंस डाइट कहा जाता है। वह तालिका बन गई, कितना बुढ़वा का काव खाए है, एक गर्भावस्था महिला काव खाए है, एक धात्री अवस्था जो जन्म दे दी बच्चा का वका काव खाए है। यही सब पूरा इसमें आपको पढ़ना होता है। अब यह सब हम आपके दैनिक क्रिया से जोड़ के अगर समझाई थे तो वो चीज आपके दिमाग में रुक जाए, और पेपर में जब बैठबू लिखे तो बढ़िया से लिख ले जाबू। यही लिए हम इतना बारीकी के साथ आप लोगों का समझाए रही हैं। ठीक है, अब समझो, जैसे आप ऐसे शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, बढ़िया दबा के जो है चल रहा है मौसम, शादी ब्याह हो रहे हैं, उसी में आप जाती हैं खाना खाने के लिए, तो उसमें आप एक काम करें, गाजर जो है ज्यादा खाया करिए। ऐसे में क्या होगा, जो लड़कियां चश्मा लगाती हैं उनका चश्मा धीरे धीरे उतर जाएगा, क्योंकि गाजर खाने से आपको कैरोटीन नाम का एक प्रोडक्ट मिलेगा। उससे क्या होता है कि आपकी आंखों की जो नेत्र ज्योति होती बढ़ती है। हम कहीं पर भी जाते हैं, देखो हम इतना पढ़े हैं लेकिन हमारे आंख में भी चश्मा क्यों नहीं लगा, इतना डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इतना लाइटिंग में पढ़ाते हैं, मोबाइल देखते हैं दिन रात। ठीक है, यहाँ पे इतना लाइट है, यहाँ पर इसको देखते हैं, चश्मा काहे नहीं लगता हमारे आंखों में, क्योंकि मैं जब भी शादी ब्याह में जाता हूं तो इतना गाजर लेता हूं, इतना गाजर। ठीक है, और गाजर में धैके वो का एक ठू पूड़ी अगर खाएं तो कम से कम 4-5 ठू गाजर का टुकड़ा जो न तो का निपटाए दिया। इसका खास का होता है कि आपके शरीर में कैरोटीन मिल जाता है, इसे विटामिन ए की कमी कब होना हुआ तो रतौंधी उतौंधी हुआ न करे भैया, आपका बुढ़ौती में चश्मा न लागे, ध्यान रखो। तो अगर जाओ तो गाजर वाजर बढ़िया से खावा करो। चुकंदर वही में ठू रहता है और गुलाब मतलब की दूसरे कलर का रहता है, गाजर एकदम से थोड़ा पीला लाल होता है, लेकिन जो चुकंदरवा हुआ था एकदम से ऐसे ये हमारा कपड़ा है यही टाइप के हुआ था। ठीक है, अब पता नहीं कौन कलर है भगवान जाने, तो यही कलर के हुआ था। अब यह का अगर आप ग्रहण करत हो या खात हो तो ऐसे का हुए, यह से आपके शरीर में खून बढ़िया से बनता रहे, यानी एनीमिया नाम का एक रोग होता है जो 90 आगे चल कर आपका पढ़ाई है वो रोग ना हुए, यानी कि रक्त अल्पता, खून के कमी ना हुए। पालक के साग कहूं भी है रखा है वाका बढ़िया से खा लो, क्योंकि वहू से आपके शरीर में आयरन के पूर्ति हुई जे, तो आपके अंदर खून के कमी ना हुए, एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग ना हुए। इस यह सब चीज पढ़े है मन, तो वह आपके शादी ब्याह में से लहंगा पहन के आराम से जा रही हो, खाने का मन नहीं फिर भी आप इन चीजों को खा लिया करें, क्योंकि क्या होगा, खाने से आपका जो फायदा हो जाएगा, और इसी बहाने खाते खाते शादी ब्याह में घूमते टहलते ही आपका होम साइंस भी खत्म हो जाएगा। ये इसलिए मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने आपको बताया है।
क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो यही होता है भैया ये न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपका खनिज लवण जो मैंने बताया, जैसे कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से आपके दांत, आपकी हड्डियां ये सब कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम कहाँ पावा जाता है? दूध में, माता के दूध में कैल्शियम खूब पावा जाता है, ठीक है। फास्फोरस, कैल्शियम, इससे हड्डियों दांत का निर्माण होता है, ठीक है। एक अलावा आपके आयोडीन, जो नमक में मिलता है आयोडीन, अगर वो कम खात हो या आयोडीन युक्त नमक नहीं ग्रहण करते तो ऐसे में आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग हो जाता है, गले गटई से लटक जाए, गटई में ऐसे इतना बड़ा कई हो जाए कंठ, उसका घेंघा कहत है, ठीक। तो ये रोग हो जाता है। ऐसे ही आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ऐसे ही क्वास प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है। ये सब रोग जो है इन्हीं पोषक तत्वों की कमी से होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर एडवांस न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है। तो इन्हीं पोषक तत्वों को किस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को कितना पोषक तत्व, कौन सा कितनी प्रोटीन क्या का चाहिए, क्या का खनिज लवण चाहिए, क्या का चाहिए, क्या का चाहिए, वह का मैनेज कैले जाब ही संतुलित आहार है। और ना मैनेज कर पाओ तो वह कुपोषण होगा, काम खत्म। भैया समझ में आएगा। तो सही मात्रा में कमी या अधिकता हो जाती है, वही चीज होती है। इसके दो मुख्य रूप हैं, एक होता है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन या सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी होती है, उसको अल्प पोषण कहते हैं। और दूसरा होता है अति पोषण। अति पोषण भी कुपोषण होता है, ठीक है, जिसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है अत्यधिक कैलोरी आपको मिल जाए, बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको मिल जाए, या बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाए। तो अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा मिल जाएगी तो क्या होगी, ऊर्जा आपकी ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगी, वो आपका फैट बढ़ा देगी, चर्बी बढ़ा देगी, आप मोटे हो जाएंगे, मोटापा यानी ओबेसिटी नाम की बीमारी हो जाएगी। यानी अधिक ज्यादा ऊर्जा ले लेबो तो ओबेसिटी मोटापा का रोग हो जाए, कम ऊर्जा लेबो तो कुपोषण यानी कि एकदम से ऐसे डंडा घस, पातर पातर हड्डी लिहा दो घुमा करबो हमारे घस, ठीक है। तो कैलोरी के सेवन से मोटापा या अन्य समस्याएं जो होती हैं ये होना शुरू हो जाती हैं। और मोटापा जो होता है सभी रोगों की जड़ होती है। अगर आपका पेट सही, पाचन तंत्र सही, दुनिया की कोई बीमारी आप पर अटैक नहीं कर सकती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, हमारे हिसाब से पढ़ावे में आपका मजा आएगा, हुए पढ़े महिहन अतना विस्तार से, उतना आपसे दैनिक जीवन से जुड़ के क्यों आज तक आपका ना पढ़ाई सो ये चीज हम गारंटी ली थे। तो अगर अतना सब करी थे मेहनत तो लाइक तो जरूर कर दियो, और सब्सक्राइब सभी करो, अपने मम्मी पापा सब भैया भौजी सबके फोन से सब्सक्राइब मारो झर 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 झर, ताकि यह मिलियन जल्दी पहुंचाए, ठीक है। चलो भैया, खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्द में हो चाहिए। 8 प्रश्न दिया गवा है, ठीक है, 5 प्रश्न में करे, लेकिन हम 8 आपका बताइबे, काहे से आप हमार जो है बढ़िया स्टूडेंट सब हो, पढ़ा रहा हो बहुत ही बारीकी के साथ। चलो दूसरा प्रश्न देखो। लघु उत्तरीय प्रश्न हो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन आ चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, ये चीजें जो बताए ना अभी दिमाग में आई गया है, अब आगे के जो क्वेश्चन आए वो करे हिसाब से आपका पृष्ठभूमि भूमिका तैयार हो गए, मजा आईजे। कलिहक पे परवा माँ सब यह आई चुप में जान लियो, क्यों बताओ ना, अपने दोस्तों बता दो, जो हित मित्र हो व्यवहारी सबका वीडियो शेयर कर दो, लियो शेयर कर दे, लेकिन समोसा खवाए दियो, हम मैं बता दो अपने दोस्तों से, नहीं समोसा नहीं तो फुल्की के, एक फुल्की दो भैया 10 रुपए तो फुल्की खवा नहीं सकत हो, 10 रुपए फुल्की कहते वीडियो शेयर कर दियो, सबसे पार्टी ले लियो, पेपर में सब यह आवे वाला है, नोट डाउन करके बता दो कि भैया पेपर में यह आवे वाला हुआ है, आउट हो गया। चलो, बच्चे के विकास में खेल का महत्व पर चर्चा करें। बताएं बच्चे के विकास में खेल का क्या महत्व है, यानी खेल में अगर बच्चा का विकास हो रहा है तो कैसे होते हैं, बारे में बताओ। बच्चे के समग्र विकास, समग्र माने होता है चौतरफा विकास, उसमें खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। खेल के द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, वो सीखता भी रहता है। देखिए शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चों का, खेल जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, तो इससे क्या होता है मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है। अगर बच्चा खेलता कूदता है, दौड़ता धूपता है, तो इससे उसका शारीरिक ढांचा मजबूत होता है। मोटोर कौशल, मोटोर कौशल मतलब होता है मोटोर स्किल्स को विकसित करना और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है दौड़ने और कूदने से, इससे शारीरिक ढांचा इसका सुदृढ़ होता है। दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इसको आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास मतलब जानकारी, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। खेल बच्चों को समस्या का समाधान करने के लिए सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आता है खेल से। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आती है बच्चों में, और कल्पना शक्ति का उपयोग भी करते हैं, यानी कि वो इमेजिन का करने का जो शक्ति होती है उसके अंदर आने लगती है, सिखाता है। जैसे कि ब्लॉक या पहेलियां बुलझना हो जो होता है, ये सब चीजें उनके अंदर आने शुरू हो जाती है। जीन पियागेट के अनुसार खेल बच्चों को दुनिया को समझने में मदद करता है। खेल से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं,
बिना उनको किसी दबाव या किसके, जो बच्चे खेल खेल में तमाम सारे जिन खेलों में इंटरेस्ट रहता है उसमें बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं। सामाजिक और भावात्मक विकास, खेल बच्चों को साझा करना, खेल बच्चों को साझा करना नहीं, शेयर करना, किसी भी चीज को सहयोग करना एक दूसरे का, नियम को मानना, अपनी भावनाओं इमोशंस को व्यक्त करना, ये सब खेल सिखाता है। वे साथियों के साथ बातचीत करना और संघर्षों को हल करना सिखाते हैं। कोई समस्या खेल में हार रहा है तो टीम बढ़िया से बैठ करके सब समस्या, भाई ये समस्या है, इसका निदान कैसे किया जाए, और वो जीत जाते हैं। जिससे सामाजिक कौशल यानी कि जो सोशल स्किल होती है वो विकसित होती है, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनते हैं खेल खेल में, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं खेल के द्वारा। खेल के द्वारा भाषा का विकास भी होता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में संवाद आवश्यक होता है। संवाद माने बातचीत करना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में बातचीत करने से क्या होता है, संवाद शैली यानी कि स्पीक, यानी कि हम कुछ बोल रहे हैं वो सुन रहा है, यानी कि संवाद शैली डेवलप होती है। हम बोलेंगे वो सुनेगा, वो बोलेंगे हम सुनेंगे। कभी कभी टीम सबको बुला कर, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, सब इकट्ठा होकर के बोलते हैं, एक कैप्टन बोलता है सभी सुनते हैं, फिर एक व्यक्ति बोलता है फिर सब सुनते हैं, इस तरीके से होता है। यानी कि इसमें लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, इन सभी का विकास होता रहता है, ठीक है। तो खेलों में संवाद होता है जिससे उनका शब्द भंडार यानी कि जो डिक्शनरी पावर होती है बच्चों की वो बड़ा होता है, और संचार कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट भी उनका खेलों के माध्यम से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का पूछा गया है। प्रश्न है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ एडोलसेंस। एडोलसेंस एक समस्या की अवस्था है। एडोलसेंस माने होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चों में नाना प्रकार की चीजें आती है, दिमाग इनका भटकता बहुत है। किशोर अवस्था से जुड़ी सामान्य समस्याएं क्या है इसके बारे में बताएं। किशोर अवस्था 12 साल से लेकर 18 साल का जो उम्र होती भैया, बहुत ज्यादा व्याघातों का एज होता है। इसमें आप अपने माता पिता से भी लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं, अपने टीचर्स की बात को भी नहीं सुनते हैं। जो टीचर बताएगा आपको बुरा लगेगा, आपके हित मित्र जो बताएंगे वही अच्छा लगेगा। और यही दौरान प्रेम नाम का एक कीड़ा है आजकल, वो भी चलने लगता है, ठीक है। तो प्रेमी प्रेमिका का ये जो किस्सा है ये भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। लोग प्रेम करना, अपने से विषम लिंगी प्राणियों के साथ बातचीत करना बैठ कर, यानी कि लड़का लड़की से के प्रति अट्रैक्ट होता है, लड़कियां लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। ये सब किशोर अवस्था के दौरान ही होता है। किशोर अवस्था में क्या होता है, एक तो ये इसमें आपको कुछ पाने, कुछ हासिल करने का एक प्रकार से पृष्ठभूमि बनानी होती है। बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा होता है, बच्चियों का शारीरिक विकास हो रहा होता है। बच्चियां अगर इसमें संभल गई तो संभल गई, इसी में एक प्रकार से जो होना होता है हो जाता है। क्योंकि 12 से 18 साल की अवस्था शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नाना प्रकार के विकास के लिए होती है। किशोर अवस्था में माता पिता का दबाव भी रहता है, और बच्चों का शारीरिक विकास, मतलब बच्चे अपने आप को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। और एडजस्ट अगर कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो उसी में बवाल हो जाता है। यही अवस्था, इसी में आपको संभलने की जरूरत होती है। आप लोग तो निकल चुके हैं इस अवस्था से। किशोर अवस्था एडोलसेंस तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का समय है, जिससे कई समस्याएं जुड़ी हुई होती हैं। आइए उन समस्याओं को बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात है पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। किशोर अपनी पहचान और भूमिका को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे भ्रम और अनिश्चितता होती है उनको। जैसा कि एरिक एरिक्सन ने बताया है कि भावात्मक अस्थिरता, इसमें क्या होता है, वो भ्रम हो जाता है उनको कि भाई हम जो है हम हैं क्या, मतलब अपने आप को पहचानने में, अपने आप को समझने में उनको टाइम लगता है। भावात्मक अस्थिरता ये भी एक विशेषता है। हार्मोनल परिवर्तनों के कारण से मूड में तेजी से के साथ बदलाव होता है। मूड स्विंगिंग होती है, यानी कि इसलिए इनका मूड कब चेंज हो जाए, कब अच्छा बोले, कब बुरा बोले, कब गुस्से में आ जाए, कब चिढ़ जाए, कुछ पता नहीं होता। चिंता भी इनके अंदर होती है, एंजाइटी भी, अवसाद या अत्यधिक संवेदनशीलता भी इनके अंदर आम सी बात होती है। ये सब आ जाती है बच्चों में किशोर अवस्था के, ठीक है। इसके अलावा समकक्षों का दबाव यानी पीयर प्रेशर, समूह में स्वीकार किए जाने के दबाव के कारण किशोर नकारात्मक व्यवहार, जैसे कि धूम्रपान करना कभी कभी सीख जाते हैं, सिगरेट वगैरह पीना, ठीक है, मादक द्रव्य का सेवन करने से आस्की, गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट सब खाए शुरू कर। गुटखा जो होता है, जैसे दाने दाने में केसर का दम, ये सब शुरू कर देते हैं भैया, ठीक है। केसर के दम दिखावे लागत है लड़की यही महिन। तो यह वो तो धूम्रपान, सिगरेट लिहिन, चाय लिहिन, बढ़िया मार रहा है, चल रहा है मौज मस्ती। अच्छा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, बच्चे क्या बच्चियां भी, यानी कि लड़कियां भी सिगरेट वगैरह पीने शुरू कर दी है। जैसे बीएचयू वगैरह में पढ़ रहा था, मेरे ही साथ के कई बच्चियां जो है सिगरेट वगैरह निपटा देती थी। ऐसे बढ़िया, शुक्ला ले तू भी ले निपटा दे। अरे भैया माफ करो, क्षमा करो नाथ, हम तो इसे दूर भागते थे ऐसे बच्चों से।
लेकिन क्या होता था कि पढ़ने में भी वो तेज होते थे, लेकिन सिगरेट वगैरह मार दिया करते थे। हम भैया इस सबसे बहुत दूर रहे। अब बनारस में तो मालूम कम है ये सब सिगरेट वगैरह वाला चलन, लेकिन अगर दिल्ली चला जाओ, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर जेएनयू वगैरह में, तो ये सब आम बात है। सब दूर दूर के आए हैं तो सब मन समन माहिर हैं, और जही टपरी पे चाय पी है, और बाद में ठंडी महीना चल रहा है समय, तो सब बनारस निकल जाओ, चाय सिगरेट चले, सब बच्चे बैठ कर निपटाए रहा है। लड़का लड़की सब साथ में बैठ के चाय पियेंगे, ये सब हो, तो ये सब चल रहा है। तो ऐसे में तो वो तो ये तो निकल चुकी है, उनकी उम्र निकल चुकी, चूंकि बना गए हैं, पढ़ रहे हैं अपना, तो भाई कर रहे हैं मौज मस्ती। धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन, ये सब अपना सकते बच्चे किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाता है ये सब। अगर इसी में किशोर अवस्था में वो नहीं खाते पीते हैं, तो फिर वो आगे फिर उनको खिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। माता पिता से संघर्ष इसी में होता है। स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा होती है। बच्चे जो है टीचर से, माता पिता से, सभी से स्वतंत्रता चाहते हैं। उनके अंदर एक होड़ लगी रहती है कि भाई हमारा जीवन है, हम अपने काम को खुद क्यों नहीं कर सकते, जबकि माता पिता कहते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना, तो वो उनकी बातों पर ध्यान कम देते हैं और अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान ज्यादा देते हैं। माता पिता की अपेक्षाओं के कारण पीढ़ी अंतराल यानी जनरेशन गैप की समस्या भी यहीं पर उत्पन्न हो जाती है, अंतर पीढ़ी संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। माता पिता की बातों को बच्चे नहीं भी मानते हैं। व्यवहार संबंधी समस्याएं, शैक्षणिक विफलता, कभी कभी बच्चे फेल हो जाए तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि इसी दौरान परीक्षाएं वगैरह होती है। स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति भी इसी समय आ जाती है। कभी कभी जोखिम भरा तमाम सारे व्यवहार कर सकते हैं बच्चे, रिस्क टॉकिंग बिहेवियर, मारपीट कर सकते हैं। जैसे इंटर वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर में इतना ज्यादा मारपीट करने की इच्छा होती थी, ठीक है, टीचर उचर का ऐसे बोल दिन जाता रहा कि हाँ भाई अब गेटे बहरे मिल लो, ऐसे होता था। हम तो कम ही बोलते थे, दोस्त वगैरह जो होते थे बोल देते थे कि भाई हाँ गुरु जी आयो मिल लो। फिर सेंटर उंटर जात रहा तो हुआ यह टीचर एक मारे खनी करे बाद में ऐसे तमाम प्लान बनावत रही लड़की, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत बात है। उस समय क्या होता है, इतना जोश होता है शरीर में, इतना ज्यादा वो होता है, गर्म खून होता है कि मन करता है कि भाई पिता उता जी बोले तो उनको भी हम डांट दें, ऐसा मन करता है, ठीक है। मतलब ये अवस्था ही ऐसी होती है, उस समय आपके दिमाग में नाना प्रकार की बातें चल रही होती हैं। ऐसे में आप क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको आप डिसाइड नहीं कर पाते, और इसी संघर्ष की अवस्था में, इसी द्वंद्व, जो मानसिक द्वंद्व चलता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, पिताजी कह रहे वो सही है, दोस्त कह रहा कि वो सही है, गर्लफ्रेंड कह रही कि वो सही है, इसी में आपका जो है दिमाग घूमता रहता है। और ये घूमता हुआ दिमाग लगातार जो है कुछ गलत भी कर सकता है, कुछ सही भी कर सकता है। जो बच्चे इसी में थोड़ा दिमागी है, संभल गए तो संभल गए, आगे निकल गए, और बच्चे इसी में अगर बर्बाद होना तो बर्बाद हो गए। पढ़ाई छोड़ दिया, पेपर छोड़ दिया, मोबाइल फोन मिल गया, उसी में पता नहीं का अपना जो है घूम रहे, इंस्टाग्राम फेसबुक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दुनिया भर का कमेंट कर रहे हैं। ये सब आजकल की आम बात है, ठीक है। यही अवस्था होती है बेटा बढ़ने और बिगड़ने की। अगर किशोर अवस्था में आपका बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर बिगड़ गए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द केसेस ऑफ एनीमिया। एनीमिया के क्या कारण है। मैंने आपको बताया था कि भाई पालक के अगर साग मिले ब्याहे गौने में कहूँ गई जायो तो ओका जरूर खाए लिहो, ठीक है। चुकंदर सलाद में है तो 2-3 ठो चुकंदर जरूर निपटाए दिहो, ठीक है। ये ध्यान रखो एनीमिया ना होए, समझो। चलो एनीमिया जिसे रक्त अल्पता, रक्त माने होते खून, अल्पता माने होते कमी, रक्त अल्पता, रक्त की कमी को रक्ताल्पता कहा जाता है। एनीमिया अंग्रेजी में यही का बोला जाता है। ये सब लिखा था खाली की लड़के जान ना पावे, बच्चे जान ना पावे, इतना कठिन शब्द लिखते थे। लेकिन अगर शब्दबा का निचोड़ कर देखो, रक्त, रक्त माने खून, ब्लड, अल्पता माने कमी होना, तो वही चीज हो गया एनीमिया। एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं आरबीसी को, इसकी कमी हो जाती है। या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसके वजह से खून का रंग लाल होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। यही एक प्रकार से एनीमिया का लक्षण हो जाता है। मुख्य कारण इसके निम्नलिखित हैं, कई कारण हैं। पहली बात, पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी। यह आयरन यानी आयरन की कमी से होता है। आयरन सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, पालक के साग में। जितनी भी हरी सब्जियां हो, हरे पत्तेदार मतलब की हरी हरी साग वगैरह होती है उसमें पाया जाता है, उनमें से पालक में अधिक मात्रा में। इसके अलावा चुकंदर वगैरह में पाया जाता है, तो आप लोग जो है उसका सेवन करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये सबसे आम बात है, आयरन जो होता है उसकी कमी से रोग होता है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन जो बनता है खून में, खून का रंग लाल होता है, आयरन की वजह से होता है। इसके अलावा विटामिन B12 यानी विटामिन B12 जो होता है, और फोलिक एसिड, इन दोनों की कमी से भी ये हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको आयरन मतलब किसमें, पालक में, इन सभी में आयरन आपको मिल जाएगा, और तमाम सारी चीजें मिल जाएगी, फोलिक एसिड वगैरह। रक्त की हानि,
खून की कमी से होता है। तीव्र या पुरानी रक्तस्राव, जैसे कि मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, महिलाओं में, बच्चियों में जब पीरियड्स आते हैं तो ऐसे पीरियड्स के दौरान बहुत सारे खून, रक्तस्राव जो होता है, खून वगैरह भी उससे निकल जाता है, बह जाता है। इससे भी ये रोग रक्त अल्पता यानी एनीमिया महिलाओं में होने की संभावना प्रबल मात्रा में होती है, बच्चियों में। इसके अलावा आंतरिक रक्तस्राव यानी कि आंतरिक ब्लीडिंग, कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, या फिर तमाम दांतों से तमाम खून निकल जाते हैं, या फिर कहीं पर आपकी पुरानी चोट है उससे खून निकल गया है, तो इससे रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है, इससे ये एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, शरीर में आयरन कम हो जाता है जिससे ये रोग हो जाता है। इसके अलावा अगला, रक्त कोशिकाओं का कम उत्पादन, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जिसको कहते हैं, उसकी विफलता, या पुरानी बीमारियों जैसे कि किडनी रोग अगर आपको है तो ऐसे में भी एनीमिया रोग स्वाभाविक है। इसकी वजह से कोशिकाओं का उत्पादन धीमा हो जाता है और कोशिकाएं नहीं बनती, तो ऐसे में ये रोग हो जाता है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं का तेजी से विनाश होना, यानी आरबीसी जब तेजी से खत्म हो जाती हैं तो इसकी वजह से भी होता है। अनुवांशिक विकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया की वजह से भी एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार के कारण थे एनीमिया के, मैंने जो आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, चौथा नंबर लघु उत्तरीय का। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शिशु अवस्था या शैशवावस्था इसी को कह सकते हैं। इन्फेंसी माने शैशवावस्था। मुख्य विशेषताएं क्या है बताइए। शिशु अवस्था, शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं। जन्म से लेकर के लगभग 2 साल की अवस्था, जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर के 2 साल तक की अवस्था जो बच्चे की होती है उसी को इन्फेंसी कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता, तेज शारीरिक विकास होता है। यह अवधि सर्वाधिक तीव्र शारीरिक वृद्धि की होती है, जिसमें शिशु का वजन और ऊंचाई तेजी से बढ़ता है। ठीक है, शिशु का क्या बढ़ता है बेटा, शिशु का वजन और ऊंचाई जो होती तेजी के साथ बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब एक प्रकार से बच्चा शैशवावस्था में होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके दौरान उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, शरीर खूब तेज से बढ़ता है। अगली विशेषता, पूर्ण निर्भरता होती है। बच्चे एक प्रकार से अपने आप निर्भर नहीं होते, माता पिता पर निर्भर रहते हैं। शिशु भोजन, साफ सफाई और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से देखभाल करने वालों पर डिपेंड होते हैं, यानी माता पिता पर या जो घर में लोग होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। मोटर कौशल इसका विकास, इस दौरान शिशु रेंगना सीखता है, यानी कि थोड़ा बकैया चलना, इसको पैरों के बल चलना सीखता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और चलना भी सीखता है। ये सब मूलभूत मोटर कौशल जो होते हैं शारीरिक विकास में, ये सब अपने क्रियात्मक विकास करना शुरू कर देता है। संवेदी अधिगम यानी कि सेंसरी लर्निंग भी यहाँ पर शुरू हो जाती है। संवेदी अधिगम यानी शिशु अपनी इंद्रियों जैसे कि देखना, यानी देख सकता है, कोई चीज सुन सकता है, किसी को छूने से भी उसको चीजें जैसे ठंडा गर्म का महसूस भी कर सकता है। इसके माध्यम से दुनिया का पता लगाता है और सीखता है। पियागेट का संवेदी गामक अवस्था जो होती है इसी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। भाषा की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। यह बड़बड़ाना, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बड़बड़ाते हैं, ठीक है, कुछ शब्द बोलते हैं, अपनी जरूरतों को हाव भाव से संप्रेषित करने की अवधि जो होती है 2 साल तक की हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि माता, दुनिया की पहली शिक्षिका कौन होती है, माता होती है बच्चे की। माता को समझ में आ जाता है कि कोई बच्चा हमारा क्या बोल रहा है। जैसे लड़का बोलता है मम, अब मम का मतलब पानी, किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा है, दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं होगी जहां पर मम का मतलब पानी होता है। लेकिन जब माता के समक्ष उसका बच्चा मम मम ऐसे बोलता है, मम मम ऐसे बोलता नहीं बच्चा, मम मम ऐसे बोलता, इसका मतलब बच्चे को प्यास लगी है और माता उसकी तुरंत जाती है, चाहे चम्मच से चाहे कुछ किसी से भी वो पानी बच्चे को पिलाती है। ये मम होता है। ऐसे वो एक प्रकार से दुनिया की किसी भाषा में ऐसे शब्द नहीं है जो वो बच्चा बोलता है और उसकी माता उसको समझ आती है। उसका पिता उसको नहीं समझ पाता, लेकिन माता जिसने 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखा है, वो माता उसके हाव भाव, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके अपने बच्चे की तकलीफ को समझ जाती है। बच्चा जब भूखा होता है वो एक्सप्रेशन करता है कि मैं भूखा हूं, उसको माता समझ जाती है और अपने सीने से लगा करके उसको दूध पान करवाती है, स्तन पान करवाती है। ऐसी माता धन्य है, जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदय पीगृसी, जननी जो जिसने जन्म दिया है और जन्मभूमि जहां पर हम पैदा हुए हैं वो दोनों स्वर्ग से बढ़कर के बताई गई हैं। इसीलिए माता का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि माता नहीं होती तो आप नहीं होते। तो मां सर्वोपरि है। श्रद्धा विश्वास रूपिणे, हिंदू धर्म में कहा गया श्रद्धा माने होता है मां और विश्वास माने होता है पिता। पिता विश्वास पर ही होता है, लेकिन मां, दुनिया को पता है कि इसकी माता यही है, लेकिन पिता का किसी को नहीं पता होता। माता बताएगी कि ये पिता है, आप विश्वास करेंगे तो पिता वही माना जाएगा।
ये होता श्रद्धा माता में विश्वास रूपिणी मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। माता और पिता हमेशा सर्वोपरि होते हैं। हमारे रूम में मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा गुरुजी ऐसे ज्ञान बता रहे अपने माता पिता का सम्मान करते कि नहीं करते हैं। हमारे माता पिता की फोटो हमारे यहाँ रहती। मैं रात में जब लेटता हूँ सोता हूँ तो माता पिता का पहले चरण स्पर्श करके तब सोता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे मम्मी पापा हैं, देख लीजिए। वैष्णो माता गए थे, वहीं की फोटो है, वहीं पर खिंचवाया था इन लोगों ने। मम्मी पापा हमारे हैं, उनकी फोटो है। और जब मैं भगवान की फोटो रखी है उसके बगल में मैं मम्मी पापा की फोटो रखी है, तो मैं जब भी प्रणाम करता हूँ तो माथा पे चढ़ कमलेभ्यो नमः करके ही प्रणाम करता हूँ। रात में जब सोता हूँ तो डेली नियम है कि प्रणाम करके ही सोता हूँ। समझ रहे हैं? तो माता और पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन आपके माँ और पिता, उनसे बढ़कर के आप कभी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना भूल जाते हैं। 2 अक्षर का पढ़ लेकिन अपने आप का बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हैं, तो वो मत करना कभी। चले, तो माता जो होती है बच्चों के हाव भाव को समझ जाती है, क्योंकि उसने आपको अपनी जान पर खेल करके पैदा किया है। ये एक माता, जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान ये पता नहीं होता कि बच्चे जो है महिला बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रसव जब होता है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द जो होता है वो प्रसव के दौरान ही होता है। आजकल तो सिजेरियन प्रसव वगैरह हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा कम दिक्कत होती है, लेकिन हाँ उसमें भी उसको बाद में तकलीफ होती है। वो तकलीफ सहने के बाद में 9 महीने तक पेट में आप 1 घंटे बच्चे को दे दीजिए, पिता को हाथ में लेकर के घूमेगा, थक जाएगा, कहेगा ले भैया तुरंत बस कहे हम ना। तो माता में ही वो क्षमता है, महिलाओं में ही वो क्षमता है जो वो कर सकती है। चले, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। मानव पोषण में प्रोटीन की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव पोषण में प्रोटीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ऊतकों का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन को शरीर निर्माण खंड यानी कि बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। यह नई कोशिकाओं, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कौन? प्रोटीन्स। यह चोट लगने पर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करता है, यानी चोट लगने पर जो आपका शरीर हाथ मतलब कि जो होता है वो सब सही फिर से बन जाता है, तो वो प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। प्रोटीन्स कहाँ पाया जाता है? जैसे आप सोयाबीन खाते तो प्रोटीन्स पाया जाता है, मांस मछली में प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा आपका जितने भी आप जो है तमाम चीजें ग्रहण करते हैं सोयाबीन में, या फिर आप और वनस्पति तमाम सारी ऐसे जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सोयाबीन ज्यादा मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन्स के द्वारा होता है। प्रोटीन्स एंजाइमों में जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, और हार्मोन जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, जिससे पाचन वगैरह में तमाम सारी चीजें, तो उसमें एंजाइम का उपयोग होता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हार्मोन क्या होता है? जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इन दोनों का निर्माण जो होता है कौन करता है? प्रोटीन के द्वारा हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आप देखते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी। प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण में करते हैं और उसकी मदद करते हैं एंटीबॉडीज निर्माण में, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तरल संतुलन। प्रोटीन रक्त वाहिकाओं में द्रव संतुलन बनाए रखते हैं और उसमें मदद करते हैं, जिससे सूजन यानी कि एडिमा को रोका जा सकता है, यानी कि सूजन वगैरह कम होती है। ऊर्जा स्रोत, विशेष रूप से परिस्थितियों में जब कार्बोहाइड्रेट और वसा अनुपस्थित होते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा यानी कि 4 कैलोरी प्रति ग्राम प्रदान करता है। यानी मान लेते हैं आपके शरीर में वसा भी नहीं है, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी आपको नहीं मिला है, लेकिन आपकी जो प्रोटीन्स है वो आपको ऊर्जा देती रहती है। इसलिए आप जब 10-12 दिन तक नहीं खाते हैं तो आपको उतना 8 दिन 10 दिन आप नहीं खाते हैं, और आपके शरीर में जो प्रोटीन्स है उससे आपको ऊर्जा मिलती रहती है और आप जीवित रहते हैं, और उसके बाद आप मर जाते हैं। क्योंकि जब खाएंगे पिएंगे तभी तो ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो भी प्रोटीन से आप कुछ दिन जिंदा रह जाते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और ग्रोथ यानी विकास में अंतर। वृद्धि किसे कहते हैं? अर्थ, यह शारीरिक और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसको मापा जा सकता है। वृद्धि माने किसे? आपका हाथ बढ़ जाए, आपका पैर बढ़ जाए, मुंह थोड़ा बड़ा हो जाए, गाल पचका है फूल जाए, ठीक है, ऐसे शरीर बढ़ जाए, थोड़ा लंबा हो जाओ, मोटा हो जाओ, तगड़ा हो जाओ, ये होगा भैया वृद्धि। शारीरिक विकास को वृद्धि कहा है। और डेवलपमेंट में क्या हुआ था? डेवलपमेंट में
यह शरीरों बढ़त है और साथ साथ मतलब ज्ञान बढ़त है, भाषा बढ़त है, बोले शैली बढ़त है, सब कुछ बढ़त है। उदाहरण जैसे ऊंचाई में वृद्धि होना, वजन का बढ़ना, अंगों का आकार बढ़ना, ये सब आपका होता है वृद्धि, ठीक है, शरीर की। प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर ऑफ ग्रोथ। यह जीवन भर नहीं चलती है, एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है वृद्धि, ठीक है। जैसे वयस्क होने पर ऊंचाई रुक जाती है, यानी कि लंबाई जो होती है, इसे अब हम लोग लंबे हो गए, अब इससे लंबे हम नहीं होंगे, ठीक है। तो वयस्क अवस्था में आते थे 30-35 की अवस्था में, उसके बाद शारीरिक विकास आपका रुक जाता है। शारीरिक विकास में लंबाई आपकी रुकनी बढ़नी रुक जाती है, आप मोटे हो सकते हैं लेकिन आप लंबे नहीं होंगे, ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे ही लेकिन जो विकास होता है वो जीवन जब से पैदा हुए तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक आपका विकास होता रहेगा, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। दूसरा आपका विकास क्या है, देखिए यह गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसमें कार्य क्षमता आपकी और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी में सुधार आता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में तर्क करने की क्षमता आपकी इसमें बढ़ती है, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल का डेवलपमेंट होता है, इमोशनल परिपक्वता आती है यानी कि आप भावात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है आपका, चलना सीखते हैं आप, ठीक है, चलना सीखने की क्षमता। तो इस तरीके तमाम चीजों को आप जानने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये आपका क्वालिटी में परिवर्तन होता है, विकास आपकी शारीरिक क्वालिटी को बदलता है, जबकि आपका जो ग्रोथ होता है वो केवल आपकी शारीरिक विकास पर ध्यान देता है, जबकि ये आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकृति इसकी क्या होती है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। जब पुंसवन संस्कार होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, वहीं से विकास शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में भी विकास होता है और पैदा होता है, उसके बाद विकास होता है, मर व्यक्ति जाता है, तब तक विकास होता रहता है, ठीक है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का एक भाग है, लेकिन विकास अधिक व्यापक होता है जिसमें वृद्धि भी शामिल हो जाती है। विकास एक बड़ी प्रक्रिया है और जो वृद्धि होती है वो छोटी होती है, यानी कि वृद्धि जो होता है विकास के अंतर्गत ही आ जाती है, वृद्धि छोटी होती है और विकास बड़ा होता है, ठीक है। यानी व्यापक प्रक्रिया है, वृद्धि छोटी प्रक्रिया है, जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, व्हाट इज द आरडीए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि आरडीए क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है। आरडीए अनुशंसित आहार भत्ता जिसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहा जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी पूर्ण नाम होता है। परिभाषा लिखिए इसकी। आरडीए वह पोषक तत्वों की मात्रा है जिसे अधिकांश स्वस्थ लोगों जैसे कि लगभग में 97 से 98 यानी कि 97 से 98% की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर पर्याप्त माना जाता है। यानी कि आरडीए एक तालिका होती है, इसमें बताया था कि कोई व्यक्ति के लिए गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, धात्री अवस्था और आपका जो है गर्भावस्था, इसके लिए जो है आहार तालिका क्या है उसको आपका एक दिन की तालिका डिसाइड करता है, जो होता है वो मतलब कि जैसे आपका कोई संस्था होती है, जैसे आईसीएमआर हो गई, ये सब संस्था डिसाइड करती है। या विभिन्न आयु यानी कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, किस तरीके से आपका लिंग, महिला है कि पुरुष है, जीवन की अवस्था आप जैसे किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, किस अवस्था में है उसके अनुसार निर्धारित किया था कि आप एक दिन का भोजन आपके लिए उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। इसी को रिकमेंडरी डाइटरी क्या बोलते हैं, आरडीए बोलते हैं, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस कहा जाता है कि एक दिन की भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए किसी व्यक्ति के। महत्व इसका क्या, पोषण संबंधी कमियों को रोकना, यह सुनिश्चित करता है आरडीए, ठीक है, कि व्यक्ति को वह न्यूनतम मात्रा मिल रही है जो किसी भी कमी रोग यानी कि डिफिशियंसी डिजीजेस को रोक सके। यानी कि जैसे जो आहार से होने वाले रोग हैं या किसी की कमी से, विटामिन के, खनिज लवण के, इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो रोग ना हो। खाद्य योजना और नीति निर्माण, सरकारें और स्वास्थ्य एजेंसियां इसका उपयोग राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम जैसे कि मिड डे मील कार्यक्रम जैसे कि बच्चों को, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं प्राइमरी पाठशाला में तो उनको भोजन दोपहरिया का मिलता है, वो मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत ही मिलता है। ये योजना बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को विकसित करने के लिए करती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यह लोगों को संतुलित आहार चुनने में मार्गदर्शन करता है कि आप अपने हिसाब से अपने आहार को चुन लीजिए कि हमको हमारे लिए क्या सफिशिएंट होगा, ताकि वे इष्टतम स्वास्थ्य यानी कि ऑप्टिमल हेल्थ बनाए रख सके और एक बढ़िया जीवन शैली व्यतीत कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी, शरीर में कैल्शियम की प्राथमिक भूमिका क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए शरीर में कैल्शियम की प्राथमिक भूमिका निम्नलिखित है। हड्डी और दांत की संरचना, देखिए कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व होता है, कैल्शियम खूब पाया जाता है क्योंकि शुरुआत से बच्चे जब माता का दूध पीते हैं वहीं से उनको कैल्शियम मिलना शुरू हो जाता है और इनकी प्राथमिक भूमिका हड्डियों और दांतों को मजबूत संरचना प्रदान करता है, यानी कैल्शियम के द्वारा आपकी हड्डी और दांत आपके मजबूत होते हैं।
यह जीवन भर हड्डियों के निर्माण और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। मांसपेशियों का संकुचन भी कैल्शियम के द्वारा ही होता है। कैल्शियम मांसपेशियों यानी हृदय की मांसपेशी सहित सभी की पेशियों के सामान्य संकुचन और विश्राम के लिए आवश्यक होता है। तंत्रिका संचरण के लिए यानी नर्वस सिस्टम के लिए यह तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेशों के संचरण में भी मदद करता है। कौन? ये क्या नाम है आपका? कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाना, रक्त स्राव को रोकने के लिए, खून बह रहा है आपका, उसके लिए रक्त का थक्का जमाने में भी कैल्शियम उपयोगी होता है। इसके लिए रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया में कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के भी निभाता है और कैल्शियम भी निभाता है। ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 5 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, संतुलित आहार के सिद्धांतों की व्याख्या करें तथा इसके महत्व को बताइए। प्रश्न आपका बढ़िया है। ठीक है, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। 6, इन सभी की संख्या आती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा आपके शरीर को चिकना रखता है और मदद करता है, ऊर्जा भी देता है। प्रोटीन ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर का निर्माण करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। खनिज का, लवण का भी वही काम है। और पानी जो होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सभी की अगर उचित मात्रा मिल जाती है तो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। व्यक्ति की आयु कितनी उम्र का है, मतलब महिला है, पुरुष है, शारीरिक गतिविधि यानी काम क्या करता है, शारीरिक स्थिति के अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद जब हम पोषक तत्वों को करते हैं तो उसी को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। संतुलित आहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार की योजना बनाते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का, निम्नलिखित चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे कि विभिन्नता, वैरायटी रखनी चाहिए। खाने में आपको वैरायटी रखनी चाहिए। आहार में केवल एक ही प्रकार के खाद्य समूह से भोजन शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी और प्रोटीन जैसे दालें, मांस जैसे सभी प्रमुख खाद्य समूहों को से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समूह अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करता है। ऐसे में क्या होगा कि वैरायटी जब रहेगी खाने में तो रुचि बढ़ती रहेगी। आज ये बनेगा, कल वो बनेगा, इस तरीके से खाने में अच्छा भी लगेगा और आपके पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। इसके अलावा संतुलन और अनुपात भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि बैलेंस एंड प्रोपोर्शन भी जरूरी होता है आपका, यानी कि विभिन्न पोषक तत्वों को सही अनुपात में लेना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट से लगभग 50 से 60% ऊर्जा मिल जाती है तो उतना ही ले। वसा से 20 से 30% ऊर्जा शरीर को मिल जाती है और प्रोटीन से 10 से 20% ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ये एक प्रकार से एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैलोरी नियंत्रण की बात की जाए, उपभोग की जाने वाली कैलोरी की मात्रा व्यक्ति की कुल ऊर्जा यानी कि ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के अनुरूप होनी चाहिए ताकि शरीर का वजन स्वस्थ सीमा के भीतर बना रहे। मध्यस्थता यानी कि मॉडरेशन, किसी भी एक खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से वसा, चीनी और नमक में उच्च खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चाहे वसा की बात हो, चाहे चीनी की या नमक की बात हो, अधिक मात्रा में इनको नहीं लेना चाहिए। पोषक तत्वों का घनत्व, ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो कैलोरी में कम हो लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर हो। जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, इनमें ऊर्जा जरूर कम मिलती है लेकिन ये पोषक तत्व है, इसमें सब कुछ मिलता है आपको। संतुलित आहार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, क्या महत्व है इसका? देखिए, संतुलित आहार व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, पहला महत्व। दूसरा महत्व है इष्टतम वृद्धि और विकास करता है। बच्चों और किशोरों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा सुनिश्चित करता है ये। इसके साथ ही साथ रोगों से बचाव करता है। विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जिससे संक्रमण और पुरानी बीमारियां जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ऊर्जा और उत्पादकता भी होती है। उचित कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने से शरीर को पूरे दिन काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, जिससे उत्पादकता और सक्रियता बनी रहती है। स्वस्थ वजन का रख रखाव भी रहता है इससे। यह कैलोरी और पोषण का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मोटापा और उससे संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को रोका जा सकता है। बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फिर बाकी आपके किशोरावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तमाम चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। आप एसएमएस कर दीजिएगा 99 84 039
139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी किसकी, पीडीएफ नोट्स की। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा इसमें, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की फीस, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए, दोनों सेमेस्टर की फीस अगर देंगे तो 150 रुपए में हो जाएगा। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। बात आप ध्यान रखिए, अपने घर में कोई चलाता हो आपके, ठीक है, बाहर से भी किसी से आप करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज ग्रुप अलग बना हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास वाला ग्रुप का लिंक मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ है ऐसे तमाम सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप पढ़ करके अच्छे तरीके से अपना पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका थर्ड समय और को करिकुलर, जैसे मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में आपका चाहे फिजिकल एजुकेशन योगा हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज, सभी का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगर आपका थर्ड का ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100 रुपए, अगर थर्ड और फोर्थ एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 50 रुपए फीस अभी कम चल रहा है। 150 रुपए में आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का मिल जाएगा कोर्स। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा, क्योंकि यही आपके लिए परफेक्ट होगा और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जितने बच्चे, सबका सब पूरा पेपर यही फंसने वाला है, मैं फंसा देता हूँ पूरा का पूरा पेपर। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल केसर बलिया विश्वविद्यालय, महाराज सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर, ठीक है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां बिंदवासिनी मिर्जापुर। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो ही गया आपका। इसके अलावा एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है और सब कुछ आपको ही मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करें 9984 039 139 पर और जुड़ जाइए, देर न करिए, क्योंकि 150 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप तुरंत जुड़ेंगे, दोनों सेमेस्टर का मिलेगा। उसमें फोर्थ सेमेस्टर की पूरी 6 महीने की क्लास भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दे। गुड नाइट।